हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ट्रैकर्स। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कोर्ट नॉलेज रिलेटेड एमसीक्यू से डील करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म ट्रांसक्रिप्ट रेफर टू इन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स में ट्रांसक्रिप्ट वर्ड का क्या मतलब है? देखिए, कोर्ट के सामने किसी ने कोई चीज ओरली बोली, ठीक है, जब उस चीज को रिटन फॉर्म में रिप्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको प्रिंटेड फॉर्म में जो है रिप्रोड्यूस किया जाएगा, तो व्हाट डज इट, वो क्या चीज है? वो है ट्रांसक्रिप्ट। सो द करेक्ट आंसर इट इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग सेड इन कोर्ट। कि कोई भी बात जो कोर्ट में ओरली बोली गई है, जब उसको रिटन फॉर्म में रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसलेशन इज डिफरेंट। ट्रांसलेशन इज हिंदी थी तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे वही सेम बात कही जा रही है, मतलब जो ओरली बोला गया है उसको बस रिटन फॉर्म में रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। चलो, सेकेंड क्वेश्चन इज विकेट इन लीगल टर्म मींस। विकेट का लीगल टर्म में क्या मतलब है? तो पहले इसका आंसर बताते हैं, फिर उसके बाद इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। करेक्ट आंसर है टू कैंसिल और रिसेंड अ कोर्ट ऑर्डर। बट अदरवाइज अगर लेमैन लैंग्वेज में आप विकेट से समझते हो खाली, है ना, कि कोई जगह वेकेट है तो मीन्स खाली है, सीट वेकेट है तो खाली है, राइट। बट लीगल टर्मिनोलॉजी में इसका मतलब होता है टू कैंसिल और रीसेंड अ कोर्ट ऑर्डर। अब इसको एग्जाम्पल से समझे। पार्टी ए थी, ठीक है, पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है। अब पार्टी ए ने स्टे ऑर्डर ले लिया। किससे लिया स्टे ऑर्डर? ऑब्वियसली कोर्ट से, ठीक है, कोर्ट से पार्टी ए ने क्या लिया? स्टे ऑर्डर लिया। अब ये जो स्टे ऑर्डर है किसके अगेंस्ट लिया? अगेंस्ट पार्टी बी। उसके बाद क्या हुआ? इस जो स्टे ऑर्डर जिस बेसिस पे लिया था, बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे चली, उसके ऊपर फर्दर बहस हुई कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये स्टे ऑर्डर मिलता है आपका स्टार्टिंग की स्टेज में, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि दीज आर द इंटरिम ऑर्डर्स। अभी फाइनली केस जो है पूरा डिसाइड नहीं हुआ, बट ये स्टार्टिंग का एक रिलीफ मिलता है, ठीक है। चलो जी, बाद में जब केस आगे चला, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए, तो ये स्टे ऑर्डर क्या कर दिया कोर्ट ने? ये स्टे ऑर्डर को कर दिया कोर्ट ने विकेट। अब यहाँ पे विकेट का मतलब है कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को पूरी तरह से क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया स्टे ऑर्डर को। ये मतलब है आपका विकेट का। आई होप इट्स क्लियर। चलो, हेयरसे का क्या मतलब है? तो हेयरसे का अगर मुझे हिंदी बताना हो तो इसका मतलब होता है सुना सुनाया या सुनी सुनाई बात, ठीक है, सुनी सुनाई बात। अब आप हैं, आपने कोई चीज, कोई ऑफेंस होते हुए देखा अपनी नजरों से, ठीक है, आपने वो सुना भी और आपने देखा भी। फिर आप आकर यही सेम चीज जो आपने देखी थी, सुनी थी, आप मुझे बता रहे हो। अब यहाँ पे जो आप मुझे बता रहे हो, मेरे लिए वो क्या है? सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैंने ना वो अपने आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी। सो यही मतलब होता है हियरसे का। अब यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर आई होप आप बता पाओगे। सो इट इज अ टेस्टिमनी बेस्ड ऑन सेकेंड और थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर मैं कोर्ट के सामने यहाँ पे जाऊंगी, इसी एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दी, तो मेरा जो टेस्टिमनी, मतलब मेरी जो ये एविडेंस होगा, ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन पे बेस है, बिकॉज मैंने ना अपने आंखों से देखा था, ना मैंने अपने कानों से सुना था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, ये ऑफेंस जो हुआ ना मैंने अपनी आंखों से देखा ना सुना। ओके, सो इट इज अ टेस्टिमनी बेस्ड ऑन सेकेंड और थर्ड इंफॉर्मेशन। सो इट बिकम्स व्हाट? हियरसे एविडेंसेस बोले जाते हैं, ठीक है, हियरसे एविडेंस। Who is considered an indigent person in legal terms में indigent person का क्या मतलब है? So indigent person is somebody जो गरीब है, ठीक है, जो थोड़े भी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको indigent person बोलते हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो कि कोर्ट फी भी नहीं दे सकता। अब ये कोर्ट फी क्या है? जब भी कोई केस फाइल होता है ना कोर्ट में, तो जो पार्टी होती है उसको कुछ कोर्ट फी देनी पड़ती है उस केस को फाइल करने के लिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति वो नॉमिनल सी कोर्ट फी भी नहीं दे पा रहा, तो इट मींस वो क्या है? गरीब इंसान है, मीनिंग देयर बाय वो एक इंडिजेंट पर्सन है, ठीक है।
इन सिविल केसेस व्हाट डज द टर्म क्लेम रेफर टू, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिविल केसेस में टर्म क्लेम का क्या मतलब हुआ, या अगर टर्म क्लेम जो यूज हो रही है सिविल केस में तो उससे क्या कहने का मतलब है, ठीक है। सो इट इज अ लीगल आर्ग्यूमेंट, द डिफेंडेंट्स रिस्पॉन्स, द स्टेटमेंट ऑफ रिलीफ डिजायर्ड और अ विटनेस टेस्टिमनी। So it is claim is what? It is the statement of relief desired कि मुझे if party A is saying कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए तुमसे, किससे? पार्टी बी से। So this party A is claiming rupees 50,000 from this party B. So this is the relief. Now यहाँ पे क्लेम करिए 50,000 और कोर्ट को बोल रहे कि मुझे रिलीफ दो। रिलीफ क्या दो? मुझे ये मेरे 50,000 वापस कर, इसे बोलो कि मेरे 50,000 वापस दे। सो दिस इज द रिलीफ बीइंग सॉट टू सॉट फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। ये रिलीफ आप मांग रहे हो किससे? कोर्ट से मांग रहे हो। सो इट्स क्लेम इज एक्चुअली कि आपका क्लेम बन रहा है 50,000 का, आप कोर्ट को कह रहे हो कि इसको बोलो मुझे 50,000 दे। सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिलीफ डिजायर्ड, ओके। A guardian ad litem is, तो दिस इज लेटेंट टर्म, ठीक है। गार्डियन एड लिटम का क्या मतलब है? दीज आर द ऑप्शंस बिफोर यू। द करेक्ट आंसर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट अ चाइल्ड इन कोर्ट। बिकॉज एक चाइल्ड माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, वो कोर्ट में अपनी बात जो है नहीं रख सकता डायरेक्टली, उसको उसके लिए एक गार्डियन अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। उसे नहीं करना पड़ता, दिस इज अ प्रोसीजर। ऑब्वियसली बच्चा तो कहेगा नहीं कि मेरा गार्डियन अपॉइंट करो, उसमें इतनी समझ नहीं है, बट दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। दिस इज हाउ कोर्ट वर्क्स कि अगर किसी बच्चे का कोई क्लेम बन भी रहा है तो वो बच्चा डायरेक्टली कोर्ट में नहीं आ सकता, उसको रिप्रेजेंट हमेशा एक क्या करेगा? मेजर पर्सन करेगा, हु इज अबव 18 ईयर्स। तो वही पर्सन जो कि उस बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है वो होता है गार्डियन एड लिटम, ओके। चलो, एक्म्प्लिस का क्या मतलब है? एक्म्प्लिस का क्या मतलब है लीगल टर्म में? सो एक्म्प्लिस इज अ पर्सन हु इज एडिंग इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। अब इसका भी एक एग्जांपल देते हैं। ये पर्सन थे ए एंड बी, ठीक है। पर्सन ए एंड बी ये गए सी के घर में। कहाँ गए? ये सी के घर पे गए। क्यों गए? चोरी करने के लिए गए। ये गए सी के घर पे चोरी करने के लिए। इन्होंने एक पर्सन डी को बोला, ए और बी ने पर्सन डी को बोला कि हम जब चोरी कर रहे होंगे तू कहाँ खड़े रहना? तो दरवाजे पे खड़े रहना, ठीक है। सिर्फ ये देखना कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है इस घर की तरफ, और तुझे लगे कि कोई आने वाला है तो बस चिल्लाकर हमें बता देना, ठीक है। जोर से आवाज लगाकर हमें बता देना, इन्फॉर्म कर देना। अब इस पर्सन ने क्या किया है? हेल्प की है, ठीक है। एडिंग मतलब हेल्पिंग, अ पर्सन हु इज हेल्पिंग इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम, हेल्प कर रहा है ना ये चोरी करवाने में। सो दिस पर्सन डी जो है, ये पर्सन डी क्या कहलाएगा? इसे ही एक्म्प्लिस बोला जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? एक्म्प्लिस बोला जाएगा, ओके। चलो, व्हाट डज अटैचमेंट मीन इन लीगल टर्म्स में? अटैचमेंट का क्या मतलब है? इट इज नॉट द इमोशनल अटैचमेंट। सो व्हाट डज अटैचमेंट मीन? द मीनिंग ऑफ अटैचमेंट इज the process of seizing the property or assets by the court order. So supposingly, पहले वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपको 50,000 वाली बताई थी कि पार्टी ए क्लेमिंग 50,000 फ्रॉम पार्टी बी, ठीक है, कि वो कह रही है कि इसने मुझे 50,000 वापस देना है। तो कोर्ट के इतना बोलने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी जो वो पर्सन है वो 50,000 रुपए वापस नहीं दे रहा, उसका बनता है। कोर्ट ने ये मतलब कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि हाँ जी इसका 50,000 रुपया देना जो है बनता है, ठीक है। वो तब भी नहीं दे रहा, तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर ले, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी को या उसके एसेट्स को सीज कर ले। सो इस सीजिंग को प्रॉपर्टी के क्या कहा जाता है? अटैचमेंट कहा जाता है, ठीक है। द कॉज लिस्ट इन अ कोर्ट रेफर्स टू, करेक्ट आंसर है, इसको हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लिस्ट ऑफ द मैटर्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन अ गिवन डे
किसी एक दिन पे कितने केसेस लगे हैं, वो सारी चीजें कहाँ मेंशन है, कॉज लिस्ट में। सो हर एक कोर्ट रूम के बाहर एक लिस्ट लगी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ठीक है, जिसमें कि लिखा होगा कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा केस लगा है, और तारीख लिखी होगी यहाँ पे कि इस तारीख में ये टोटल मान लो 50 केसेस लगे हैं, पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा, और केस का टाइटल क्या है, वो सब चीजें मेंशन होती है कहाँ पे, इस लिस्ट में। और इस लिस्ट को कहते हैं कॉज लिस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉज लिस्ट कहते हैं। ओके, चलो, व्हाट इज अ कमीशन इन लीगल टर्म्स, कमीशन का मतलब क्या होता है लीगल टर्म्स में, बताइए। What is a commission in legal terms mean? So it's a group appointed by the court to investigate the facts. So कभी कभार 2-3 लोगों को अपॉइंट किया जाता है, कभी कभार क्या होता है एक इंसान को अपॉइंट किया जाता है जिसको कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है, इट्स अ कमीशन वर्ड और इट्स कमिश्नर ऑल्सो यू कैन यूज। अब मान लेते हैं कि पार्टी और पार्टी बी के बीच में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट है, ठीक है, और डिस्प्यूट है रिलेटेड टू लैंड, ठीक है, रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट है। पार्टी ये कह रही है कि दीवार जो है मैंने यहां पर बनाई है इस साइड पे, पार्टी भी कह रही है नहीं दीवार यहां बनी है, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। पार्टी ये कह रही है कि यहाँ दीवार है, पार्टी भी कह रही है कि नहीं यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे मैं दीवार बना सकता था। अब जज साहब को कैसे पता चलेगा कहाँ दीवार है, वो खुद जाएंगे विजिट करने, नहीं, तो वो कमीशन अपॉइंट करते हैं, ठीक है, कमीशन अपॉइंट करते हैं कि वो जाओ देख के आओ, इन्वेस्टिगेट करके आओ, इंक्वायर करके आओ कि एग्जैक्टली दीवार जो है इस साइड पे है, जो पार्टी बी कह रही है कि यहाँ इस साइड पे, और फिर मुझे रिपोर्ट दो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कमीशन इन द लीगल टर्म्स। ओके, इन अ सिविल केस एग्जीक्यूशन रेफर्स टू, सिविल केस में एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है, सो एग्जीक्यूशन मीन्स इन्फोर्समेंट ऑफ द कोर्ट डिक्री। कोर्ट ने कह दिया पार्टी बी को कि 50,000 तुमने देने हैं पार्टी ए को, जब कोर्ट का फैसला आया, प्रॉपर जजमेंट आई, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्ट की डिक्री है, अब जजमेंट डिक्री आप समझ रहे होंगे, देखिए डिक्री भी एक्चुअली जजमेंट ही होती है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने बताया होता है कि हाँ जी मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं, बट डिक्री और जजमेंट में डिफरेंस इतना सा है कि जजमेंट एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, उसमें सब चीजें लिखी हैं, फैक्ट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए थे, मैंने जो मेरी रीजनिंग है वो क्या है, लॉ पॉइंट क्या है, एवरीथिंग। बट डिक्री में सिंपली क्या है, पार्टीज का नाम मेंशन होता है और क्या फैसला है कोर्ट का वो मेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो कोर्ट डिक्री है इसको इन्फोर्स कराना ही एग्जीक्यूशन कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि पार्टी बी को 50,000 बोल दिया कोर्ट ने देने के लिए, ठीक है, अब पार्टी बी दे नहीं रही है, तो इस चीज की क्या कराई जाएगा, इन्फोर्स कराया जाएगा, है ना, इन्फोर्समेंट ऑफ द एग्जीक्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ द कोर्ट डिक्री, मीनिंग देयर बाय कि इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, ठीक है। चलो, फोर्जरी क्या है, फोर्जरी इज द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इट इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। फोर्जरी एक ऑफेंस है, ठीक है, जहां पर पे आप क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को फॉल्सली बनवाते हैं, ठीक है, जैसे कि सर्टिफिकेट्स बनवाना, ठीक है, झूठे सर्टिफिकेट्स बनवाना इज व्हाट, इट इज एन ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। ओके, सो इट इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। चलो, जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, जुरिस्डिक्शन इज व्हाट, इट इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द केस। जैसे कि एग्जाम्पल अगेन लेते हैं कि जम्मू में कोई चीज हुई, ठीक है, जम्मू में कोई चीज हुई, ऑफेंस हुई, ठीक है, क्या हुआ, जम्मू में कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, ऑफेंस क्या हुआ, थेफ्ट हुई, चलो चोरी हुई है जम्मू में, तो क्या पंजाब की कोर्ट, क्या पंजाब की कोर्ट इस चोरी के ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, व्हाट आई एम आस्किंग यू that the offense has taken place in the district of Jammu. Can you go to the Punjab court, Punjab district court and उनको कहेंगे आपकी इसका ट्रायल कीजिए? The answer is no. Why no? Because Punjab court की jurisdiction ही नहीं बनती।
जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, मतलब इस पंजाब कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है इस केस को डिसाइड करने की, क्योंकि जो मसला है वो कहाँ का है, जम्मू का है। तो पंजाब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मीनिंग देयर बाय की अथॉरिटी नहीं है इस केस को सुनने की, इस केस पे डिसीजन देने की। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अ प्रेसिडेंट इन लॉ इज, प्रेसिडेंट लॉ में क्या होता है? सो इट इज अ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड इन अ प्रीवियस केस। कोई पहले केस में आपके इधर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई बात कही, ठीक है, अब बाद में इसके बाद जो भी केसेस आएंगे जो कि सिमिलर फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे, कि जो कहानी मान लो इस प्रीवियस केस की थी वही कहानी आगे वाले केस की भी थी और सेम लीगल पॉइंट जो है उसमें उठा था, तो वो जो आगे वाला केस है आपका, ठीक है, जो उसके बाद हुआ है, तो एडवोकेट्स व्हाट विल दे डू, वो एज अ प्रेसिडेंट यूज करेंगे आपका प्रीवियस केस। ठीक है, जो रूलिंग आपकी प्रीवियस केस में होगी वो दिखाएंगे कि देखिए ये मसला भी सेम था, ठीक है, जो आज मैं लेके आया हूँ, कंटेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरा आज ये केस है, ये सेम टू सेम केस पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है डील कर चुकी है इससे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये जो है रीजनिंग दी थी। तो ये जो प्रीवियस केस होगा ना, जो भी प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया होगा, कोई भी लॉ पॉइंट सेटल किया होगा प्रीवियस केस में, और कल को सेम फैक्ट्स के ऊपर अगेन बात उठेगी कि अब क्या करना चाहिए, तो दिस ओल्ड केस, दिस प्रीवियस केस विल बी टेकन एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसी को प्रेसिडेंट बोलते हैं लॉ की नजर में। प्राइमा फेशी का क्या मतलब है? प्राइमा फेशी का मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट, कहने का मतलब कि इट्स अ प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। देखिए, आप कोर्ट के पास गए कंप्लेन लेके, ठीक है, कि मेरे अगेंस्ट ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कोर्ट ने सिर्फ कंप्लेन ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ी है, तो अच्छा हाँ लग तो रहा है, जो इसने बात लिखी है इस लग तो रहा है ऐसे कि इसके अगेंस्ट कुछ हुआ है, ठीक है, इस मसले को अब सुनना चाहिए। तो ये क्या है, ये उन्होंने प्राइमा फेशी बेसिस पे क्या है कि हाँ लग तो रहा है, ठीक है, इट इज अ प्रीलिमिनरी एवल्यूशन। जो आपने थोड़े बहुत एविडेंसेस लगाए थे उसके साथ कुछ फोटोग्राफ्स अगर लगाई थी, तो उसके बेसिस पे उनको लगा कि हाँ लग तो रहा है कि कुछ ऑफेंस हुआ है, अब बाद में ट्रायल चलेगा, ठीक है, बट प्राइमा फेशी एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ लग रहा है ऑफेंस हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इट इज अ प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंसेस। ओके, चले आगे। प्रोबेशन रेफर्स टू, प्रोबेशन का क्या मतलब है? प्रोबेशन इज द सस्पेंशन ऑफ अ प्रिजन सेंटेंस अंडर कंडीशंस। अगर किसी प्रिजनर को उसका जो सेंटेंस था, मान लो उसको 7 साल की सजा काटनी थी, बट उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया, वो 7 साल नहीं होगा, चलो ठीक है 6 साल ही सही, अंडर सर्टेन कंडीशंस, क्योंकि उसका गुड बिहेवियर था, ठीक है, उसने कोई और ऑफेंस कभी किया नहीं उसके बाद, या फिर उसका जो कंडक्ट था प्रिजन में वो भी बहुत अच्छा था, तो उस बेसिस पे क्या हुआ, उसको सस्पेंड, उसके प्रिजन सेंटेंस को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, इसको क्या कहते हैं, प्रोबेशन कहते हैं। ठीक है, चले आगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका a lawyer representing the state in a criminal trial। देखिए, जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो ऐसा माना जाता है दैट स्टेट एट लार्ज इज सफरिंग, इट्स नॉट ओनली द इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसको सफरिंग पहुंची है, ये माना जाता है कि ये क्राइम होने की वजह से पूरी सोसाइटी का कहीं ना कहीं विश्वास उठा है, पूरी सोसाइटी इस बात से हिली हुई है, एंड दैट इज द रीजन क्रिमिनल केसेस में स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ लॉयर, जो कि स्टेट ने अपॉइंट किया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। ठीक है, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, वो वकील जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आपके ये जो क्रिमिनल केसेस हैं जो वेया एफआईआर है ना, एफआईआर होने के बाद जो क्रिमिनल केसेस आपके कोर्ट के सामने जाते हैं, उनके टाइटल भी पता है किस तरीके से होंगे, ऐसे लिखा होगा स्टेट वर्सेस जो भी मिस्टर XYZ जिसके भी अगेंस्ट
जो है एक्यूजेशंस हैं, ठीक है, आरोप है कि इसने ऐसा किया है. सो इट्स नेवर कि जो विक्टिम है उसका नाम लिखा हो. विक्टिम का नाम कभी नहीं लिखा होता, हमेशा लिखा जाता है स्टेट. ठीक है, और रीजन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है. रेक्यूजल अकर्स व्हेन, रेक्यूजल कब होता है और इसका क्या मतलब है. सो करेक्ट आंसर हियर इज, the correct answer here is a judge withdraws from a case due to bias concerns. देखिए समटाइम्स ऐसा हो सकता है जो पार्टीज, जिन पार्टीज का केस चल रहा है उस कोर्ट में, वो मे बी जज साहब के नोन में हो या उनके कोई रिलेटिव हो, तो जज क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं ये केस नहीं सुनूंगा. सो ही विड्रॉज फ्रॉम द केस. रीजन देते हैं कि बायस कंसर्न है, कि क्योंकि ये मेरे रिलेटिव्स हैं इसीलिए ये केस में नहीं सुन सकता. इसको क्या कहा जाता है, रिक्यूजल कहा जाता है. ठीक है. रिमांड रेफर्स टू, रिमांड का क्या मतलब है, व्हाट डज रिमांड मीन. A police custody order for an accused during an investigation, process of legal execution, rejection of an appeal, transfer of a case to another court. The right answer is a police custody order for an accused during an investigation. जब एक FIR लॉन्च हुई उसके बाद क्या चल रही है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस्टर एक्स के ऊपर शक जा रहा है. अब मिस्टर एक्स को क्या करना है, पुलिस कस्टडी में रखना है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. करेक्ट. तो इसके लिए ऑर्डर चाहिए होता है कोर्ट से. ठीक है, कोर्ट से ऑर्डर चाहिए क्योंकि पुलिस वाले अपनी मर्जी से तो किसी इंसान को लॉकअप में नहीं रख सकते. उनको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए. 24 आवर्स से ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बट एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यू शुड नो, किसी भी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस अपने पास पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती. 24 आवर्स से ज्यादा के लिए रखना है तो रिमांड का ऑर्डर चाहिए. किससे, कोर्ट से चाहिए. ठीक है. सो इट इज अ ऑर्डर फॉर एन एक्यूज विच द पुलिस गेट्स फ्रॉम द कोर्ट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. ओके, चलो. एक्स्ट्राडिशन इज, एक्स्ट्राडिशन का क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ अ क्रिमिनल to the country where the crime was committed, a bail application, process of executing a will, a type of plea bargaining. So it is actually the transfer of the criminal to the country where the crime was committed. So person A है Mr. X, he committed the crime in India. और क्राइम करने के बाद ये चले गए, जनाब कहाँ पर चले गए, इनको कहाँ भेजे हम, चलो इनको इंग्लैंड भेज देते हैं. ठीक है. अब इंडिया इंग्लैंड वालों से बोल रही है कि मिस्टर एक्स जो है इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफेंस किया है, ये भाग के आपके यहाँ पे चले गए हैं, काइंडली इनको हमारे यहाँ पे वापस भेजा जाए, हमने इनके अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रायल शुरू करना है. सो दिस इज व्हाट द ट्रांसफर. जब ये ट्रांसफर कर देंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स्ट्राडिशन. ओके, इसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं. अ लेसी इज, लेसी का क्या मतलब है, lessee is a person who leases out the property, the person to whom a property is leased, a court appointed guardian, a bank official handling property loans. The correct answer here is the person to whom a property is leased, lessee. And what is the meaning of lease? अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, ठीक है, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, मिस्टर ए की. मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी लीज करी किसको, मिस्टर बी को. ठीक है, मिस्टर ए ने ये वाली प्रॉपर्टी लीज करी मिस्टर बी को, तो यहाँ पे जो मिस्टर ए हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है उनको बोलेंगे लेसर. ठीक है, और जिनको उन्होंने दी है उनको बोलेंगे लेसी. ठीक है, क्या बोलेंगे, लेसी. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लाइबिलिटी इन लीगल टर्म रेफर्स टू, लाइबिलिटी का क्या मतलब है, सो लाइबिलिटी इज
अ डेट और लीगल ऑब्लिगेशन, कि इसकी लाइबिलिटी बनती है फाइन पे करने की, लीगल ऑब्लिगेशन है क्योंकि कानून में लिखा है कि जो ये ऑफेंस करेगा उसको 2000 रुपए देने हैं। सो इसकी लाइबिलिटी है 2000 रुपए की। लाइबिलिटी मीन्स लीगल ऑब्लिगेशन। वाई लीगल? बिकॉज कानून में लिखा है कि ये ऑफेंस करने पे 2000 देने हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन इज कि ये बात आपके ऊपर अब ऐसी है कि आपको माननी ही माननी है। ठीक है, चलो, What does mail issue refer to in legal terminology? Mail issue का क्या मतलब है legal terminology में? So यहाँ पे word है issue। अब जब आप word issue पढ़ेंगे आपको लगेगा मसला है ना, issue है कोई, यार तेरे और मेरे बीच में बड़ा issue है। So issue is like a dispute, conflict. But in legal terminology this issue word has some other meaning also। ठीक है, इसका कुछ और meaning भी है और वो meaning है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेल heirs और डिसेंडेंट्स मींस, मतलब ये कि जब भी आप कभी पढ़ेंगे कि टू इश्यूज आर बोर्न और समथिंग, इश्यूज का मतलब होता है बच्चे। ठीक है, तो अगर मेल इशू है तो मतलब मेल बच्चा, मेल चाइल्ड। अगर फीमेल इशू लिखा होगा तो दैट इज फीमेल चाइल्ड। ठीक है, या फीमेल और डॉटर बोला जाएगा। फीमेल इशू इज फीमेल है तो ऑब्वियसली डॉटर, एंड इफ इट इज अ मेल इशू लिखा है तो इट मींस ये सन के बारे में, बेटे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऑब्लिगेशन इन लॉ मींस ऑब्लिगेशन जरूरी है। ठीक है, सो इट इज अ लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग, क्योंकि ये अभी हमने डिस्कस किया तो ये तो आपको आ जाना चाहिए। इट इज अ लीगल ड्यूटी, you are legally bound to do something, and how it is a legal duty that I have already told you. So आगे चलते हैं। rejoinder in legal proceeding is, rejoinder का क्या मतलब है legal proceedings में? These are the options before you, बताइए। It is a rebuttal filed by the plaintiff to the defendant's additional claims। देखो अभी समझाते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ठीक है, अगर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वर्ड यूज है इट मींस ये एक सिविल केस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्लेंटिफ ने दी प्लेंट, इस प्लेंट में उसने किए थे कुछ क्लेम्स, किसके अगेंस्ट किए थे? डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो डिफेंडेंट ने जो कि प्लेंटिफ, यहाँ पे प्लेंटिफ लिखते हैं, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में लिखे कुछ क्लेम्स कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, अब तुझे मुझे 50,000 देने एंड ऑल दैट, जो भी उसका क्लेम था। ठीक है, अब डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस में कही कुछ बातें और लिख दी रिटन स्टेटमेंट में। ठीक है, सो जो भी प्लेंट में बातें लिखी थी उसका डिफेंस वो लेता है रिटन स्टेटमेंट में, बट वो कुछ एडिशनल चीजें भी क्लेम करता है अपनी साइड से, कुछ चीजें एडिशनली अपनी साइड से एडिशनल क्लेम कर रहा है। कह रहे कि नहीं यार मेरा भी तो बनता है, अगर मैंने तेरा 50,000 देना है, तू ये कह रहा है तूने भी तो मेरा 60,000 देना है, कुछ इस तरीके का, या फिर कोई और क्लेम, कोई नया फैक्ट है। ठीक है, कुछ नया फैक्ट वो बोल रहा है कि कोई भी नई बात हो सकती है जो वो लेके आ रहा है, जिस नई बात का प्लेंटिफ को लगता है कि मुझे आंसर देना है। तो अब वो क्या कर सकते हैं? वो रीजॉइंडर फाइल कर सकते हैं। क्या फाइल कर सकते हैं? रीजॉइंडर। सो इट इज अ रिबटल फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ टू द डिफेंडेंट्स एडिशनल क्लेम्स। ओके, कोई भी ऐसी बात जो एडिशनली वो लेकर आए हैं विच वॉज नॉट देयर इन द प्लेंट, प्लेंट में जो बातें थी आप उसका डिफेंस ले रहे थे, रिटन स्टेटमेंट में आप अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, बट रिटन स्टेटमेंट में डिफेंड तो आपने किया ही किया, कुछ एडिशनल बातें भी उठाई आपने। अब उन एडिशनल बातों का जवाब देने का भी मौका दिया जाए ना फिर प्लेंटिफ को, वो जवाब कैसे देगा? इन द फॉर्म ऑफ रीजॉइंडर। ओके, इन द फॉर्म ऑफ रीजॉइंडर। प्रीएम्पशन मींस, प्रीएम्पशन का क्या मतलब है? सो प्रीएम्पशन का मीनिंग है प्रेफरेंशियल राइट टू परचेज और एंजॉय द प्रॉपर्टी बिफोर अनदर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये ऐसे दो घर हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बना देते, ये दो घर हैं, ये घर है मिस्टर ए का और ये घर है मिस्टर बी का। ठीक है, और ये दोनों ब्रदर्स हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए कह रहे हैं कि मुझे अपना घर क्या करना है? सेल करना है, मुझे अपना घर बेचना है। मिस्टर बी कह रहे हैं कि
मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन को समझना। मिस्टर ए कह रहे हैं कि मुझे अपना घर बेचना है, बट मिस्टर ए के ऊपर एक कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है कि वो पहले किससे पूछे, मिस्टर बी से पूछे कि क्या आप मेरा घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। सो क्योंकि ये ऐसा इसलिए है बिकॉज जो प्रेफरेंशियल राइट है, प्रेफरेंस मिलेगी सबसे पहले मिस्टर बी को कि आप तो नहीं मेरा घर खरीदना चाहते, देन ही कैन सेल टू एनीबडी एल्स। सो दिस इज द प्रीएम्पशन कि मेरा राइट पहले बनता था, आपने मुझसे पूछा कि ये घर आप लेना चाहोगे, अगर तो आपने पूछ लिया और मैंने कहा कि नहीं लेना तो फिर आप किसी को भी बेचो, बट अगर आपने मुझसे पूछा ही नहीं और किसी और को बेच दिया तो आपको पता है इस चीज के ऊपर सिविल केस भी फाइल हो सकता है प्रीएम्पशन का। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्पशन। एग्जीक्यूशन इन अ क्रिमिनल केस रेफर्स टू, क्रिमिनल केस में एग्जीक्यूशन का मतलब है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। ठीक है, किसी को अगर डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा है, उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो वो मीनिंग है एग्जीक्यूशन, उसका मतलब है एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई गेस, सो ये रिपीट हो चुका है, बट चलिए कोई बात नहीं। आंसर इसका ये होगा हैंडिंग ओवर अ क्रिमिनल टू द कंट्री वेयर द क्राइम वाज कमिटेड। चलो, द टर्म मेरिट्स इन लीगल केस रेफर्स टू, द टर्म मेरिट का क्या मतलब है? So the substantive grounds of dispute between the parties, it's the merits। कहते हैं ना, आपने ऐसा सुना होगा कि ये जो केस है वो मेरिट्स पे डिसाइड हुआ है। जब कोई केस मेरिट्स पे डिसाइड होता है, कहने का मतलब कि ये केस जो है कोर्ट ने इसका फैसला दिया है पूरा डिस्प्यूट सुन के। सो डिस्प्यूट्स को आराम से सुनकर उसके ऊपर ट्रायल कंडक्ट करके जब फैसला आया है तो इट मीन्स दैट दिस केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। Merits are what? These are the substantive grounds of dispute between the parties कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कुछ 3-4 मुद्दे थे, इन तीनों चारों मुद्दों के ऊपर ये जो तीनों चार जो डिस्प्यूट्स थे, इन सभी को क्या किया है कोर्ट ने अलग अलग करके डिसाइड किया है। सो द केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन मैरिट्स। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इन लीगल टर्म्स रिमांड इज it is the return of the accused to the police custody for the investigation। रिमांड ऑर्डर कौन करता है? आपके कोर्ट्स करते हैं रिमांड ऑर्डर, एंड द पर्पस इज टू return the accused to the police custody for the purposes of the investigation। So that is it for today's class. Thank you.